हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ। ये जो पेपर होता है उसमें से एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स बाय स्टेटिंग द जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स। ठीक है, नॉर्मली ये क्वेश्चन सिर्फ इस लाइन का आता है, जो आपको सिर्फ बोला जाएगा एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने एडिशनली ये भी पूछ सकता है कि स्टेट द जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स। ठीक है, कौन सा भी क्वेश्चन आए आप ये आंसर लिख लोगे तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। देखो, ठीक है, तो चलिए पहले देखो, इधर टेबल ऑफ कंटेंट्स में दिया गया है ये क्या क्या लिखना पड़ेगा। ये जो एंटायरली ये जो कंक्लूजन तक है यह मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपका ये हो जाएगा, मतलब आपका ये डिस्क्रिप्टिव आंसर कैसे लिखना है उस बारे में। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन चलते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अ नेशन इकोनॉमी इज स्ट्रेंथन्ड बाय इट्स टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, अभी टैक्स ज़रूरी है, हर कंट्री के लिए टैक्स ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना तो स्टेट का कंट्री का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या जो एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, ये सब कहाँ से पैसा आएगा इनके लिए। ये पैसा तो हम और आप लोग ही दे पाएंगे बाय द मीन्स ऑफ पेइंग टैक्सेस, बाय द मीन्स ऑफ पेइंग टैक्स। वो टैक्स इनकम टैक्स हो सकता है, वो जीएसटी हो सकता है, या लोकल टैक्स हो सकता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप इन चीज़ों के बारे में बता सकते हो। मैंने आपको एक क्रस दे दिया, आप पढ़ के तो बता सकते हो। देखो, ए नेशंस इकोनॉमी इज स्ट्रेंथन्ड बाय इट्स टैक्सेशन सिस्टम। A nation's economy is strengthened by its taxation system, which ensures that revenues are stable, regulates economic development and stimulates industrial activity। ये भी लिख सकते हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को भी इम्पोर्टेंस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद द अथॉरिटी टू लेवल टैक्स कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अथॉरिटी कौन देता है इनको, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अथॉरिटी कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। वी डिस्ट्रीब्यूट्स द पावर टू लेवी वेरियस टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। एन इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस पावर इज आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इधर दिखा देखो, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करेंगे, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब फिर से मैं बोल देता हूँ। ये देखो, क्या क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स बाय स्टेटिंग द जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन में आप लिख नेशन इकोनॉमिक असिस्टेंट होती है टैक्सेशन के कारण, क्योंकि इसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ प्रमोटेड बाय मीन्स ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, एंड दिस पावर इज गिवन बाय आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच स्टेट्स दैट नो टैक्स शैल बी लीविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इंपॉर्टेंट है, देखो, नो टैक्स शैल बी लीविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो 265 मतलब 65, चिकन 65। चिकन 65 कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं खिला सकता, चिकन 65 कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं खिला सकता। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो टैक्स शैल बी लीविड, मतलब आप नो चिकन शैल बी प्रोड्यूस्ड, ऐसा बोल, कुछ में फंडा जुगाड़ लगा के आपको याद रख सकते हो स्टेटमेंट। नो टैक्स शैल बी लीविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ, मतलब 65 चिकन 65 कोई भी अथॉरिटी नहीं कलेक्ट कर सकती, क्योंकि चिकन 65 कोई भी अथॉरिटी मांग नहीं सकती कि अनलेस एंड अनटिल इट इज़ परमिटेड बाय लॉ। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ टैक्स, टैक्स का डेफिनेशन क्या आता है, टैक्स में भी डिफाइंड एज ए मॉनिटरी बर्डन रेस्टेड अपॉन इंडिविजुअल्स। ठीक है, इट इज़ ए मॉनिटरी बर्डन रेस्टेड अपॉन इंडिविजुअल्स, मतलब हमारे ऊपर एक जवाबदारी है, हमारे होम इंडिविजुअल और पीपल विथ प्रॉपर्टी, टू हेल्प द गवर्नमेंट टू गेट रेवेन्यू बाय मीन्स ऑफ टैक्सेशन फॉर मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो, टैक्स इज़ अ मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट। ठीक है, it is a mandatory contribution and not a voluntary payment or donation which one decides. Okay, it may be direct tax or indirect tax. हाँ,
वैसे थर्ड पॉइंट में दिया गया है गवर्नमेंट यूजेज दिस टैक्स टू कैरी आउट फंक्शन सच एज, देखो ये सब है। पहला चीज़ क्या है, सोशल वेलफेयर होता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स बिल्डर्स होता है, सोशल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मिलिट्री इक्विपमेंट, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, फिर वह पेंशन एल्डरली को मिलती है। इन सब कारण आप कोई भी आया जाए दिमाग में आप लिख सकते हो। टैक्स, ये टैक्स से क्या करती है, ये फॉलोइंग करती है, ठीक है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स टैक्स स्ट्रक्चर ये हम बाद में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया 2 प्रकार के होते हैं, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो आपको मैं बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ठीक है। आइए इधर से आप आंसर लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में आपने लिख लिया ऊपर क्या है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या लिखोगे, देखो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 246, क्योंकि 246 इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें बताया गया है कि कौन से स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर के डिवीजन होते हैं वो आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो 246 में क्या है कि ये पावर कैसे है, रिलेटेड टू टैक्स। इंडियन टैक्स सिस्टम इज इंडियन टैक्स सिस्टम इज अ 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहले तो होता है यूनियन लिस्ट। देखो 246 में आप सब क्लॉज भी लिख लें ना, आपको आराम से एग्ज़ाम में मार्क्स लेंगे। बहुत ही आसान है। पहले कौन आता है, सेंटर आता है, उसके बाद स्टेट आता है, उसके बाद नीचे की अथॉरिटी, ठीक है। अभी टैक्सेशन के बारे में हम कैसे लग सकते हैं, 246(1) मतलब यूनियन लिस्ट। यूनियन के बाद क्या होता है, स्टेट और सेंटर मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, वो आता है 246(2) में आता है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और थर्ड आता है स्टेट लिस्ट, वो 246(3) में आता है। समझ गए बात मेरी, ठीक है। चलो, यूनियन लिस्ट में कितने लिस्ट इस कंटेन्स दोज मैटर्स ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज। स्टेट लिस्ट हैज़ ओनली दोज मैटर ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक, ये 246(3) है, याद में रखना। और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे मैटर है जिनमें लॉज सेंटर और स्टेट दोनों बना कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में टैक्सेशन के रिलेटेड या कोई लॉ के रिलेटेड, तो उसमें फाइनल अथॉरिटी कौन होगी, यूनियन गवर्नमेंट। लॉज मेड बाय यूनियन प्रिवेल्स वेन एवर देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, लिखा है देखो इसमें, ठीक है। ओके, अभी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। 246 क्या बताया गया है, मैंने अभी बताया था 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। 246(1) में होता है यूनियन, 246(2) में होता है कॉन्करेंट, और 246(3) में होता है स्टेट लिस्ट। और पावर स्टेट को है, 240 स्टेट लिस्ट में स्टेट को पावर है, 1 में यूनियन को पावर है, यूनियन लिस्ट में यूनियन को पावर है, और कॉन्करेंट में स्टेट और दोनों मिला के बना सकते हैं। और कितने शेड्यूल है, कितने आइटम्स उसमें इंक्लूड है, वो आप लिखोगे या नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण स्टेट लॉज यूनियन के लॉज प्रिवेल करेंगे, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्स। अभी देखो मैंने एक फंडा निकाला है, ऐसे ही कि हंसी मजाक से हम समझ लेंगे हर एक आर्टिकल, क्योंकि हर एक आर्टिकल रिमेंबर करना उतना इजी नहीं है, तो कैसे करेंगे। आर्टिकल 265 उसमें क्या बोला गया है, देखो import the authority to levy tax is derived from the constitution obviously of India which allocates the powers to levy various taxes between the central and state, अभी बताया था मैंने, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस पावर इज आर्टिकल 265। अभी 265 क्या बोलता है, नो टैक्स शैल बी लीवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मैंने बताया था ना पिछली बार भी, 65 चिकन 65 की कोई भी अथॉरिटी परचेज नहीं कर सकती, आप ऐसा समझ में ले लो। तो चिकन 65 मतलब टैक्स, चिकन 65 नो अथॉरिटी shall levy or collect no tax shall be levied or collected except by authority of law। चिकन 65 कोई भी अथॉरिटी नहीं ले सकती और लीवी कलेक्ट भी नहीं कर सकती और लीवी नहीं कर सकती एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ, ठीक है। समझ में आ गया। अब चिकन 65 मत लिख लेना पेपर में, ये मैं बताने के लिए बोलते हैं अभी, ठीक है। अभी नेक्स्ट आप चिकन 65 ले लिया आपने, ठीक है। चिकन 65 कहाँ जाएगा, आपके पेट में जाएगा। पेट माने एक कॉन्सोलिडेटेड फंड, मतलब एक तिजोरी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड। So next article talks about Article 266. It states that all government revenue generated from tax, assets, sales, earning from state-run companies, etc. goes into the consolidated fund of India। ठीक है, मैंने अभी बताया 65 और आपका पेट एक है
वो एक ख़जाना है या मतलब ट्रेजरी है, वो उसको आप क्या बोल सकते हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसमें हर कोई भी स्टेट्स दैट ऑल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम टैक्सेस, एसेट्स, अर्निंग्स, कंपनीज एक्सेट्रा गोज इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अभी ये कंसोलिडेटेड फंड को मनी कहाँ से आता है, उनमें गया है ये, उसमें वो दिया है, मतलब कौन से पहली बात कहाँ से आता है, रेवेन्यू अर्न बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। रेवेन्यू अर्न इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एज जीएसटी। इनकम टैक्स में जो पैसा आता है, डिविडेंड, पीएसयू का जो डिविडेंड होता है वो भी आता है। उसके बाद मनी अर्न थ्रू गवर्नमेंट जनरल सर्विसेज, डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट। डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट मतलब जैसे कि एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बीएसएनएल का प्राइवेटाइजेशन कर लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट, उधर से पैसा आएगा तो, ठीक है। इस कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या होगा, इनकम टैक्स होगा, इनकम टैक्स के जो कलेक्शन होगा, जीएसटी का जो कलेक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, पीएसयू का जो डिविडेंड आता है, उसके बाद मनी अर्न थ्रू जनरल सर्विसेज और डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, डेब्ट रिपेमेंट्स, लोन रिकवरीज, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। दो आर्टिकल पता चल गए, 60 चिकन 65 और 266 कंसोलिडेटेड फंड हो गया। उसमें क्या क्या आता है बता। नो 65 में क्या बोला, नो अथॉरिटी, नो टैक्स शैल बी लीविड और कलेक्टेड बाय द स्टेट एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इधर देखो, प्रोवाइडेड दैट नो मनीज कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द सिक्योरिंग द अप्रूवल। इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपके पेट में से कोई चीज़ निकालनी है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा ना, किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। वैसे ही कंसोलिडेटेड फंड का अप्रूवल निकालना है उधर से पैसा, तो उसका किसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट का, ठीक है। हो गया, 265 हो गया, 266 हो गया, 246 हो गया, 246 लिस्ट के बारे में हो गया। अभी आते हैं 269 में। 269 में क्या बताया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनुमरेट्स टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच आर लीविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट असाइन टू द स्टेट। देखो इसमें क्या बताया गया है, 65, ऐसा फिर से समझो, चिकन 65 69 269 में बताया गया है, ये जो चिकन 65 है वो लीवी कौन करेगा, कलेक्ट कौन करेगा। इसमें बताया गया है कि लीवी और कलेक्ट यूनियन करेगा, ठीक है। असाइंड उसका, लेकिन असाइंड किसको हो जाएगा, स्टेट्स को हो जाएगा। चिकन 65 हर जगह से यूनियन गवर्नमेंट करेगा, लीवी और कलेक्ट उसका टैक्स जो होता है वो यूनियन करेगा, लेकिन उसका जो फाइनल कलेक्शन आने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स को दे जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड लाइक 269 of the Constitution enumerates taxes and duties which are levied and collected by the government of India but assigns to state. Important है, लीवी भी हम करेंगे, कलेक्ट भी हम करेंगे, बट असाइन टू स्टेट्स। हाँ, इसमें कौन से आते हैं भाई टैक्सेस, टैक्स ऑन सेल और परचेस ऑफ गुड्स इन इंटरस्टेट ट्रेड, टैक्स ऑन सेल और परचेस ऑफ गुड इन इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, और नीचे टैक्स ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन इंटरस्टेट, ठीक है। दो इम्पोर्टेंट है, पहला इसमें क्या आएगा, सेल और परचेज ऑफ गुड आएगा इन इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, और दूसरा कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, उसके बाद आर्टिकल 246A 246(1) में बताया गया स्टेट लिस्ट, ये लिस्ट। ए में क्या बोला गया है, पार्लियामेंट, इट इज़ गिव्स द पार्लियामेंट द एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट सप्लाईज, ठीक है। एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में अगर सप्लाई होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफ सच सप्लाईज बिटवीन स्टेट एंड सेंटर इज़ कवर्ड इन 269A 269A में हुआ है, सॉरी ये 256 गलत हो गया, ये 269A चाहिए, हाँ। इस कवर्ड इन अंडर आर्टिकल 269 ये करेक्शन कर लेना, क्योंकि ये 246 नहीं है, ये जो है 246 नहीं है, ठीक है, ये 269A है। इसमें क्या है, ये पावर भी दिया है पार्लियामेंट को, इंटरस्टेट सप्लाई होगा, उसका रेवेन्यू कलेक्टर और उसको सप्लाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का अंडर आर्टिकल 269, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल ये भी बोलता है कि इट अलाउज द जीएसटी काउंसिल टू फ्रेम रूल्स इन दिस रिगार्ड, ठीक है। और इट गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू लीवी IGST ऑन इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन। IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। 265 याद आ गया, 65 66 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया याद आ गया।
उसके बाद आ गया है, आपको क्या याद आना चाहिए, 269 में क्या बताया गया है कि चिकन 65 सबसे कलेक्ट भी करेगा, लीवी भी करेगा सेंटर, बट स्टेट को असाइन किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कौन से टैक्स होते हैं भाई, टैक्स ऑन सप्लाईज ऑफ सेल और परचेस ऑफ गुड इन इंटरस्टेट कॉमर्स, और सेकेंडली होता है टैक्स ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, 269 ये में ये बताया गया है कि जो एक्सक्लूसिव और इस पर इंटरस्टेट सप्लाईज में है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 270 में। ठीक है, अभी आर्टिकल 270 में क्या बोलता है, of the Constitution provides that net proceed of all taxes and duties referred to in the Union leaks, except the specified, shall be levied and collected by center and shall be distributed between center and state। ठीक है, देखो यूनियन लिस्ट में जो टैक्स कलेक्ट होता है, उस यूनियन लिस्ट में जो टैक्स कलेक्ट होता है वो ऑल द जो भी यूनियन लिस्ट में जो टैक्स कलेक्शन का प्रावधान है वो टैक्स कलेक्ट कौन, लीवी और कलेक्ट कौन करेगा, सेंटर करेगा, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेंटर और स्टेट के बीच में होगा। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेंटर और स्टेट में। तो 270 अंडर आर्टिकल 270 आप ऐसा समझ सकते हो, ये टैक्स, दोज टैक्सेस दैट आर लीविड इन द यूनियन लिस्ट, दोज टैक्सेस इन द यूनियन लिस्ट दैट आर लीविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन 265 में क्या था, 269 में क्या था, ये टैक्सेस दैट आर लीविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट असाइन टू द स्टेट, इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं था, सेंटर को कुछ नहीं मिलेगा, ये डायरेक्टली असाइन टू स्टेट हो जाएंगे। समझ में आ गया 69 70 में। ठीक है, अभी आ जाएगा 71। अभी देखो 69 में हो गया, चिकन 65 में 65 को आपने क्या किया, परचेस कर लिया, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ किया 270 में। अभी उसको मसाला लगाना पड़ेगा, 65 को क्या बोलते हैं, उसको फ्राई करने से पहले मसाला लगाना। तो मसाला लगाना मतलब क्या है, ये 271 सरचार्ज ऑन सर्टन टैक्सेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है आप ऐसे समझो, सरचार्ज ऑन सर्टन टैक्सेस। द पार्लियामेंट इज अथॉराइज टू लीवी अ सरचार्ज ऑन सर्टन टैक्सेस मेंशन इन द अबाउट टू कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरीज, 269 में और 275 में। एंड द प्रोसीजर सर्च उर्दू सेंटर, ये जो मसाला है, वो जो ग्रेवी है वो किसके पास चली जाएगी, सेंटर के पास चली जाएगी। ठीक है, आप ये समझो 271 क्या बोलता है कि जो 269 और 270 में जो टैक्सेस है वो उस पर हम सरचार्ज लगाएंगे, उसको हम मसाला लगाएंगे, और वो मसाला किसके पास होगा, वो मसाला सेंटर के पास होगा। ठीक है, मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में बताया, आप ऐसा मत लिख लेना चिकन 65 मसाला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपको समझने के लिए है। 71 क्या बोलता है, सरचार्ज ऑन सर्टन टैक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रांट इन एड, वो होता है 275 में। देखो 275 मतलब आज़ादी के 75 साल, या 75 साल आप जब का एज हो जाता है, आफ्टर 75 ईयर्स ऑल डिजीजेज स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। ठीक है, सब 75 साल एट द एज ऑफ 75 सब लोगों को कुछ ना कुछ तो डिजीज़ होता है, बीमारी होता है, तो उस बीमारी में हम फर्स्ट एड देते हैं, हम ऐसा याद रखो, हम क्या देते हैं, फर्स्ट एड। तो 275 इज़ रिलेटेड टू ग्रांट इन एड। ठीक है, द पार्लियामेंट में मेक ग्रांट इन एड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आपके पेट से ही निकाला जाएगा, अधड़ी निकाली जाएगी, कुछ को ऐसा समझो। टू सच स्टेट्स हु आर इन नीड ऑफ असिस्टेंस, आर्टिकल 275 पर्टिकुलर हैज़ बीन मेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वो भी इसमें पढ़ लो। ग्रांट इन एड आर्टिकल 295 मतलब पार्लियामेंट में मेक लॉज मेक ग्रांट इन एड फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू सच स्टेट्स हु आर नीड इन असिस्टेंस, जिनको ज़रूरी है, फर्स्ट एड की ज़रूरी है जिन स्टेट्स को, उन स्टेट को हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिशनल प्रोविजंस याद रखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब तक क्या हो गया, 65 हो गया, 66 69 ये 270 271। ठीक है, 271 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 275 हो गया, अभी आते हैं 285। अब एडिशनल प्रोविज़न टैक्सेशन के क्या बोलते हैं, आर्टिकल 285 में क्या बोला है कि इट इज़ इलीगल फॉर अ स्टेट लेजिस्लेचर और अदर इंटरनल बॉडी टू टैक्स द यूनियंस प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टेट यूनियन की प्रॉपर्टी को टैक्स नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 285 में बताया गया है। नहीं तो आप ऐसा समझ सकते हो
जब हम बॉर्न हुए थे 1985 में ऐसा प्रोविज़न किया गया था। जब आप बॉर्न हुए थे कि स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी यूनियन की प्रॉपर्टी को टैक्स नहीं करेगा और वो इलीगल माना जाएगा। ठीक है। 285 के बाद आता है 286। जैसे कि स्टेट यूनियन की प्रॉपर्टी को नहीं कर सकता, वैसे ही स्टेट अथॉरिटी का पावर लिमिट है किस चीज़ पे? टैक्स टू स्टेट लिमिट्स 286 लिमिट्स द स्टेट अथॉरिटी टू चार्ज टैक्सेस ऑन सेल और परचेस ऑफ गुड। सेल और परचेस ऑफ गुड। ठीक है। जैसे यूनियन की प्रॉपर्टी पे नेट टैक्स नहीं कर सकता, वो 85 में बताया गया है। और ऐसे टैक्सेस जो सेल और परचेस ऑफ गुड्स, क्योंकि ये किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आते हैं, तो उसमें स्टेट अथॉरिटी टैक्स नहीं कर सकता। लिमिट कर सकता है, लिमिट उसको प्रोविज़न लिमिट कर दिया है। उसके बाद 287 में बताया गया है आउटलाइंस हाउ अनलेस एज अ स्टेट में नॉट चार्ज फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया है। इलेक्ट्रिसिटी भी आप कोई यूनियन और स्टेट की प्रॉपर्टी में चार्ज नहीं कर सकते, यह आर्टिकल 287 में बताया गया है। आउटलाइंस हाउ अनलेस एज परमिटेड बाय लॉ अ स्टेट में नॉट चार्ज फॉर द यूसेज और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 289 एक्सप्रेसली बैन्स द अलायंस फ्रॉम टैक्सिंग द प्रॉपर्टी और रेवेन्यू ऑफ स्टेट। अलायंस गठबंधन की सरकार, आप ऐसे समझो गठबंधन की सरकार। ठीक है। वो किसी अलायंस फ्रॉम टैक्सिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट, स्टेट की प्रॉपर्टी या रेवेन्यू उस पर हम कौन सी भी सरकार, गठबंधन की अगर सरकार हो, वो आप टैक्स प्रॉपर्टी और स्टेट की टैक्स पर नहीं कर सकते। ठीक है। गठबंधन की सरकार ऐसे मत लिख लेना। इस सब मैंने आपको कैसे रिमेंबर करने हैं चिकन 65 से लेके बताया है। आप वीडियो बार बार देखो, आपके समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा ये सब जो पॉइंट्स हैं वो भी पढ़ लेना। लास्ट है आर्टिकल 366। इसमें बताया गया है आप अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्रोविजन देयर आर अदर प्रोविजन ऑल्सो दैट रिक्वायर मेंशन आर्टिकल विच गिव्स द डेफिनेशन ऑफ। तो 366 में डेफिनेशन दिया गया है। अभी भाई किस चीज़ का डेफिनेशन दिया गया है? गुड्स, सर्विसेज, टैक्सेशन, स्टेट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। तो आप सिंपल से जीएसटी याद रखो, बताया गया है। आप ऐसे लिख सकते हो इन दिस देयर इज़ अ डेफिनेशन गिवन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टैक्सेशन, जीएसटी हो गया। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सेट्रा ये भी लिख लेना, और टैक्सेस लेविड और सेल ऑफ परचेस ऑफ गुड। ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में क्या लिखोगे? इंडिया इज़ अ कंट्री विद अ डाइवर्स पॉपुलेशन, सोका इकोनॉमिक पॉपुलेशन, इनकम लेवल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू इम्पोज द सेम लेवल टैक्सेशन ऑफ एरिया। हर किसी को सेम लेवल का टैक्स नहीं भर सकते, तो इसके लिए टैक्सेशन लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, आप लिख सकते हो। आप ये पढ़ लेना। द फैक्ट दैट इंडियन हैज़ बीन कॉम्प्लिकेटेड इज़ द मेजर रीज़न इंडिया टैक्स हैपेंस टू बी इरोडेड बाय टैक्स इवेजन। कुछ भी लिख लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर के पॉइंट्स फिर से डाल लो, कोई नहीं मतलब है, लेकिन वही पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मैंने बताया है, आप एक बार गो थ्रू जाना। इंट्रोडक्शन में क्या बताया लिखना है। उसके बाद टैक्सेशन सिस्टम कहाँ से 246 से ड्राइव गया है, उसमें 1, 2, 3 मैंने बताया है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहाँ से स्टार्ट होते हैं 65, 66। उसके बाद 69, 46A, सॉरी 69A है वो एक्चुअली, 70, 71, 75, उसके बाद 85, 86, 87, 89 और उसके बाद 366। समझ में आ गया? ठीक है। आई होप यू एन्जॉय द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड ऑल द बेस्ट।